फाइनली एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। लंबे समय से स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि कब नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आ चुका है और जिस बात का एक एक्सपेक्टेशन था कि क्या सेक्शनल मार्किंग आएगी कि नहीं आएगी, तो यहाँ पर यही हुआ है। सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी गई है एसएससी के द्वारा एसएससी सीजीएल पेपर में भी। हम लंबे समय से देख रहे हैं जो भी नए नोटिफिकेशन आए हैं 2026 में, उन सब में हमको सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिल रही है। इस बार के सीजीएल में भी आपको सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर तो हम ये बात करेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सेक्शनल टाइमिंग की आने की वजह से क्या स्ट्रेटेजी में चेंज करना पड़ेगा ताकि सीजीएल का जो पेपर है उसके लिए हम प्रिपेयर रहें, क्योंकि स्ट्रेटेजी में चेंज तो करना ही पड़ेगा। एक बहुत बड़ा चेंज है सेक्शनल टाइमिंग जो हमको देखने को मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। तो देखिए, कल नोटिफिकेशन आया है, कल से ही एग्जाम फॉर्म फिल की जो प्रोसेस है चालू हो गई है। 22 जून तक आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। करेक्शन विंडो भी आपको मिलेगी 29 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच में। टियर 1 एग्जाम अगर सितंबर में होगा, टियर 2 होगा दिसंबर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। वैकेंसी की बात करें तो 12,256 वैकेंसीज आई हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी इस बार एसएससी ने निकाली है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में वैकेंसी आई है और हो सकता है ये नंबर बढ़े, ठीक है। समय के साथ ये नंबर बढ़ने का, कम तो नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या क्या जॉब के लिए एजुकेशन क्या चाहिए, तो एटलीस्ट आपको जो अधिकतर पोस्ट है उनके लिए क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए। फिर कुछ जैसे कि जेएसओ है, कुछ पोस्ट के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी रहती है। इसमें 60% मार्क्स चाहिए मैथमेटिक्स क्लास 12th में। स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 की बात करें, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की बात करें तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्टैटिक्स चाहिए, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, डेटा साइंस, एआई या कंप्यूटर साइंस। ये इनमें से किसी एक में भी डिग्री होगी तो आपका काम हो जाएगा इस पोस्ट के लिए। एक नई पोस्ट आपको देखने को मिलेगी AAO, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसके लिए बैचलर डिग्री और साथ साथ कॉमर्स फाइनेंस में अगर आपकी डिग्री है तो ये डिजायरेबल है। ये कुछ पोस्ट के लिए स्पेशल डिग्री भी आपको चाहिए रहती है जो यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो यह है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ पोस्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं एज की बात करें तो एज के लिए आपको जो डेट याद रखनी है वो है 1 अगस्त ना। जो भी कट ऑफ डेट है वो अगस्त से नापनी जा रही है ना। कुछ जिन पोस्ट में 18 से 27 मांगा गया है वहाँ पर क्या एज लिमिट है, तो 2 अगस्त 1999 से पहले अगर आपका बर्थ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इससे पहले है तो नहीं कर सकते और 1 अगस्त 2008 के बाद है तो नहीं कर सकते। इस डेट के रेंज में होना चाहिए, आपको उसके बीच में होना चाहिए। 2030 के लिए 2 अगस्त 1996। 18 से 30 साल की जो एज ग्रुप है उसके लिए भी 2 अगस्त 1996 और 1 अगस्त 2008। 18 से 32 वाला जो एज ग्रुप है उसमें 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2008, इसके बीच में आपका बर्थडे आना चाहिए। बेसिकली ये है रिलैक्सेशन जो एज के अकॉर्डिंग हर बार मिलता है, वही रिलैक्सेशन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट जो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है सेक्शनल टाइमिंग में, उसको समझते हैं। ठीक है, टियर 1 और टियर 2 दोनों में ये चेंज आया है। टियर 1 की बात करें तो जीएस, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, ये 4 सेक्शन तो वैसे के वैसे ही हैं। 25-25 क्वेश्चन हर बार की तरह यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मगर हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 15 मिनट मिलने वाले हैं। हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, टोटल मार्क्स 200, टाइम कुल मिलाकर 1 घंटा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सेक्शनल टाइमिंग आ गई, ये सबसे बड़ा चेंज। इससे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, कट ऑफ चेंज हो जाएगा, एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी, एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी भी चेंज हो जाएगी, जिसको आगे हम समझेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि टियर 1 में ही नहीं, टियर 2 में भी ये सेक्शनल टाइमिंग आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मैथ की बात करें, पेपर 1 जो कंपलसरी होता है सबके लिए, उसमें सेक्शन 1 है, वहाँ पर मैथ और रीजनिंग देखने को मिलेगी। तो इन दोनों के 30-30 क्वेश्चन भी आपको 30-30 मिनट में ही सॉल्व करने हैं, है ना। यहाँ पर जो पार्ट सेक्शन 2 आएगा उसमें आपको क्या करना है, इंग्लिश और जीएस सॉल्व करनी है। तो इंग्लिश के 45 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट, जीएस के 25 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट, है ना। कंप्यूटर के लिए 20 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट है और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट के लिए भी 15 मिनट मिल रहे हैं। तो हर चीज़ यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग के साथ ही चलने वाली है। टियर 2 में भी यही हुआ है। बाकी जो अलग पेपर होते हैं जॉब वाइज, स्टैटिक्स के और फाइनेंस के, वो अलग हैं, उनमें भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो चेंज है वो क्या है, सेक्शनल टाइमिंग पर आकर ठहर गई है। इसको हम समझते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमारी राइट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम किस तरह से तैयारी करें ताकि स्ट्रेटजी जो है हमारी सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से सही बैठे, उसको समझते हैं। तो देखो, आपको पहले समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली चेंज कहाँ है और कहाँ हमको चेंज करना पड़ेगा। अटैम्प्ट स्ट्रेटजी पर चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह से हम अभी तक पेपर अटैम्प्ट करते हुए आ रहे हैं उसके बारे में हमको सोचना होगा। अगर आप वो स्टूडेंट्स हैं जो मैथ को 20 से 22 मिनट में सॉल्व करते थे, रीजनिंग को 20 मिनट में सॉल्व करते थे, तो उन लोगों के लिए अब अपनी अटैम्प्ट स्ट्रेटजी को चेंज करना जरूरी हो गया है। एक्यूरेसी पर आपको ध्यान देना होगा। आपको पता होना चाहिए कि जब आप 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो 10 में से 8 सही करते हो, 9 सही करते हो, 10 सही करते हो। ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन आपके एक्यूरेटली सही होते हैं, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज आपकी एक्यूरेसी 90% है, 80% है, 100% है, 95% है। क्या है आपकी एक्यूरेसी, ये आपको चेक करना बहुत जरूरी हो गया है, पता होना चाहिए आपको ये। फिर यहाँ पर क्वेश्चन सिलेक्शन हैबिट, कौन सा क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करना है, कौन सा बाद में करना है, इसके बारे में हमको सोचना होगा।
और अल्टीमेटली मॉक टेस्ट का कितना प्रैक्टिस आप करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत डिटरमाइन करेंगी कि सेक्शनल टाइमिंग को आप हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। सेक्शनल टाइमिंग को हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके लिए 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। समझते हैं होता होता क्या, जो वीक स्टूडेंट जो होता है, जिन एग्जाम्स में पहले से सेक्शनल टाइमिंग है, वहाँ पर ये देखने को मिला है जो स्टूडेंट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते वो कहीं ना कहीं इमोशनल स्टेट में चले जाते हैं। कैसे कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा, एक क्वेश्चन आया, मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी, उसको मुझसे पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, पहली बार ट्राई करा नहीं हुआ, मेरे 40 सेकंड 50 सेकंड चले गए, फिर से मैं इसको रिट्राई कर रहा हूँ और फिर मेरे 40 सेकंड चले गए, फिर भी मैं रिट्राई करे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ईगो बैटल में आ गया कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। और फिर आपको ये लगता है कि इस क्वेश्चन को मैंने जब 1-1.5 मिनट दे दिया है, थोड़ा और टाइम देता हूँ, सॉल्व तो कर लूँ कम से कम, मेरा टाइम वेस्ट ना हो। वहाँ पर आप ईगो बैटल में फंस जाते हैं और यहाँ पर ये मार्क्स ले जाता है, टाइम ले जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसका इमोशनल बर्डन लेके जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन का बर्डन लेके जाओगे और इस तरह से पूरा एग्जाम आपका खराब हो सकता है। उसी तरफ दूसरी तरफ देखें, जो स्टूडेंट क्लियर करते हैं पेपर, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, 40 सेकंड दिए, ट्राई करा, नहीं बना, आगे बढ़ गए, है ना। एग्रेसिवली स्किप कर देते हैं वो चीज़ों को, क्वेश्चन को स्किप कर दिया, लगता है नहीं बनेगा तो टाइम ही नहीं दिया उसको। इस तरह से वो अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर लेते हैं, इस तरह से वो अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो किस तरह से अप्रोच रखें, क्वेश्चन को देख के क्या समझें। क्वेश्चन को आप 3 राउंड में बांट दो, पूरे क्वेश्चन पेपर को 3 राउंड में बांट दो। पहले राउंड में आपको इजी क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, जो सबसे ईजी दिखता है क्वेश्चन पहले राउंड में उसको ही अटेम्प्ट करना है। सेकेंड राउंड में मीडियम क्वेश्चन और थर्ड राउंड में सिर्फ उन क्वेश्चंस को जो डिफिकल्ट है, अगर समय बचता है तो अल्टीमेटली स्कैनिंग पावर बढ़ानी है आपको। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि क्या मैं इसको अटेम्प्ट कर पाऊंगा, और कर पाऊंगा तो सही समय में कर पाऊंगा कि नहीं, है ना। कई बार क्वेश्चन आप पूरे कर सकते हैं अगर टाइम हो तो, मगर उस टाइम पीरियड में आप कर पा रहे हो कि नहीं, ये स्कैनिंग पावर आनी चाहिए। वो कैसे आएगी, ऑब्वियसली प्रैक्टिस से आएगी। ये स्कैन करने के तरीके हैं, इजी मीडियम अपने हिसाब से आपने बांट लिया और सबसे पहले इजी को अटेम्प्ट करा, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि मेरे 10-15 क्वेश्चन हो गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आगे बढ़ूँ। इस तरह से आपको चलना है। अल्टीमेटली पूरा आपके मेंटल उस पर आ जाती है बात कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग और मेंटली कितने प्रिपेयर्ड हैं एग्जाम निकालने के लिए। पढ़ाई तो एक तरफ इंपॉर्टेंट है ही, अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी जब सेक्शनल टाइमिंग आ गई है ना। एक हार्ड क्वेश्चन आपके 5-6 इजी क्वेश्चन पर भारी पड़ सकता है। अगर आपने एक हार्ड क्वेश्चन पर ध्यान दे दिया तो हो सकता है 5-6 क्वेश्चन का टाइम ले जाए जो इजी थे। इसलिए स्कैनिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर स्कैनिंग इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन मुझे तुरंत स्किप कर देना है। जहाँ भी 40-50 सेकंड से ज़्यादा लगे उस क्वेश्चन को छोड़ दो, तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ। नहीं तो क्या होगा, स्किप नहीं करोगे तो दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, ये दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। फिर यहाँ पर आती है बात कि आपको समझना पड़ेगा कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है। आइडियली 90% होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा है उसका क्या चांस है सही होने का, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी 50-60% है तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, कट ऑफ से आप इसी पीछे जा रहे हो, नेगेटिव मार्किंग आपको अलग खा जाएगी और प्रेशर है टाइम का, तो आपके पास गलती करने का जो चांस है बढ़ जाता है। तो गलती कम से कम हो तब आप एक्यूरेसी पर की तरफ जाओगे, है ना। इसलिए आप जब श्योर होते हो कि मेरी एक्यूरेसी 90% है तो आप खुल के अटेम्प्ट कर पाओगे जब टाइम बाउंड तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि मैं जब 10 क्वेश्चन करता हूँ तो 9 तो मेरे सही हो जाते हैं, इतना एक्यूरेट में चल रहा हूँ। वो कैसा पता चलेगा, ऑब्वियसली प्रैक्टिस से पता चलेगा। जब आप अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे तो उससे पता चलेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे और सेक्शनल टाइमिंग भी है। इसलिए एक्यूरेसी का अंदाजा खुद के बारे में होना बहुत जरूरी है। रैंडम ऐसा नहीं किसी पेपर में 10 के 10 सही, किसी पेपर में 10 में से सिर्फ 2 ही सही थे, ऐसा रैंडमनेस आ रही है तो मतलब आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट में कितने सही होते हैं ये पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको एज दिला सकते हैं, जैसे इंग्लिश है। अब सबके लिए मिलने तो 15 मिनट ही है, सबके लिए मिलने तो 15 मिनट ही है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप चाहे तो 15 मिनट में आराम से 22 से 25 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी पैनिक। कि आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है। कैसे देगा, अगर आप वोकेबलरी, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट और रीडिंग स्पीड इन पर काम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका इंग्लिश में अच्छा स्कोर आ सकता है। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, अच्छी एक्यूरेसी के साथ स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन पर काम कर सकते हैं। तो इंग्लिश आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। जो मार्क्स आप मैथ रीजनिंग में लूज कर रहे हैं उसको कवर कर सकते हैं आप इंग्लिश के जरिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कौन हेल्प कर सकता है सबसे ज़्यादा, जनरल स्टडीज़। बहुत से स्टूडेंट जनरल स्टडीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, उनको लगता था कि रीजनिंग मैथ है मेरे हाथ में, उससे मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा, जीके जीएस में मैंने 8-10 क्वेश्चन भी होगा तो मेरा काम हो जाएगा। मगर यहाँ पर आप 15 मिनट जीके जीएस पढ़ना ही है आपको एग्जाम हॉल के अंदर, तो कोशिश कर सकते हैं कि 15 से 20 तो मैं इजीली सही करूँ। 15 से 20 इजीली अचीवेबल है और आपने थोड़ी मेहनत करी तो 20+ भी स्कोर आप 20 क्वेश्चन से ज़्यादा भी आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स इन पर आपको ध्यान देना है। अगर आप लास्ट टाइम में क्विक रिकॉल कैसे करा जाए उसके लिए ट्रिक्स के थ्रू पढ़ें, ताकि एग्जाम में आपको क्विक रिकॉल हो जाए और ओवर थिंक ना करना पड़े एग्जाम पेपर में। क्योंकि ओवर थिंक से क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, ABC हो सकता है, B हो सकता है, तो फिर आप कंफ्यूज होते हैं और गलती कर देते हैं। तो जीके जीएस में भी आप अच्छे से अगर आप तैयारी करते हैं तो अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, कट ऑफ इजीली आपका क्लियर हो सकता है। पहले के मुकाबले आप जीके जीएस और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट का जो वेटेज है या फिर जो इंपॉर्टेंस है एग्जाम्स में कट ऑफ क्लियर करने में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अल्टीमेटली क्या है, प्रैक्टिस सबसे बड़ी जो एक चीज़ जो आपको हेल्प करेगी वो है प्रैक्टिस। किसी की कुछ मत सुनो, प्रैक्टिस करो।
एनालाइज करो, प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो। इसको ही आप अपना अपना लें अगर डेली रूटीन में, तो आपका काम हो जाए, क्योंकि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली अडेप्ट करना चालू करेगा। दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाएं सेक्शनल टाइमिंग वाले, 2 मॉक टेस्ट अगर आप सेक्शनल टाइमिंग के लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन आपको बताएगा कि क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है। और मॉक टेस्ट लगा के छोड़ नहीं देना, मॉक टेस्ट लगा के एनालाइज करना है। किस तरह से एनालाइज करना है? इस तरह से एनालाइज करना है कि कहाँ कहाँ आपने एरर किया, जैसे कि किस टॉपिक पर आप स्लो हैं, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आता है तो आप स्लो हो जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन पर आपने टाइम वेस्ट करा है, कौन से क्वेश्चन को देखकर या किस स्टेज पर आप एग्जाम हॉल के अंदर जब मॉक टेस्ट दे रहे थे तब आपको थोड़ा पैनिक महसूस हुआ है ना। ट्रांजेक्शन जब आ रहा था सेक्शन के बीच में तब आपकी स्पीड कैसी हुई, क्योंकि आपको पता नहीं, इस बार हो सकता है मैथ के बाद जीएस आ जाए, जीएस के बाद इंग्लिश आ जाए, फिर रीजनिंग आ जाए, या इंग्लिश से स्टार्ट कर दें, तो आपको सरप्राइज के लिए रेडी रहना है कि कोई सा भी सेक्शन कभी भी सामने आ सकता है ना। और गैस वर्क कितना कर रहे थे आप, इन सब चीज़ों को एनालाइज करना है आपको मॉक टेस्ट देने के बाद। तब आप अल्टीमेटली एक स्ट्रेटेजी बना पाएंगे, इंप्रूवमेंट की तरफ जा पाएंगे। इन चीज़ों का ध्यान देना है अल्टीमेटली। तो ये जब आप तक आप करेंगे नहीं, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि करना क्या है ना। तो रियल टाइम पेपर दें, रियल टाइम मॉक टेस्ट लगाएं, टारगेट करें, एनालाइज करें चीज़ों को, है ना। उसके बाद आप कोशिश करें कि रोज़ 2-3 राउंड, 1-2 राउंड तो एटलीस्ट क्वेश्चंस के थ्रू लिख लें। तब जाकर आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन आप इजीली कर पा रहे हैं, कौन से डिफिकल्ट हैं, और वो 15 मिनट में आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अपने आप को पहचाने, सबके लिए थोड़ा डिफरेंट रहेगा, किसी एक के लिए या किसी एक के हिसाब से अपन बात नहीं कर सकते। वन साइज फिट ऑल स्ट्रेटेजी यहाँ पर काम नहीं करेगी, सब डिफरेंट है, सबकी स्ट्रेंथ अलग है, सबकी वीकनेस अलग है, और अल्टीमेटली पेपर सबको एक ही देना है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद के हिसाब से ये बनाइए, अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाइए, वो आपको हेल्प करेगी। मगर इंप्रूवमेंट करना ही पड़ेगा, इसके थ्रू हमको जो हमारा एनालिसिस है ये करना ही चाहिए सबको, उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनल स्ट्रेटेजी बनने लगेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सेक्शनल टाइमिंग कितना बड़ा रोल प्ले करने वाली है इस साल के कट ऑफ में। इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट्स हों इन चीज़ों को लेकर तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पर हम आपके डाउट्स को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर हमने बात करी है एसएससी सीजीएल 2026 के बारे में। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके हमारे प्लेटफॉर्म पर जीके जीएस के लिए आपको 100 आवर जीएस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप कम समय में अपने जीएस के स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। उसको एक बार जरूर चेकआउट करें। इसके अलावा हमने एसएससी के लिए एक स्पेशल स्टडी पैकेज बनाया है, जहाँ पर हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको प्रीवियस जैसे क्वेश्चन, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, टेस्ट भी मिल रहे हैं, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में वो आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बात करी एसएससी सीजीएल की, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।